प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक समय में पूरी दुनिया में जब हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में, ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रजातंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में मुख्यतया 3 प्रकार की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियां होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। दूसरी व्यावसायिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और तीसरी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो मुख्यतः 3 प्रकार की प्रतिनिधित्व की प्रणालियां होती हैं, जिनमें आज हम एक प्रणाली की चर्चा कर रहे हैं। कौन सी प्रणाली? क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक, क्या? या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन जो वीडियो क्लासेस अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन राजनीति विज्ञान विषय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो क्लास अपलोड अवश्य करता हूं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप गंभीरता से, गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीति विज्ञान विषय को वास्तव में एक सर्वोच्च विज्ञान मानते हुए, स्वामी विज्ञान मानते हुए समझाता हूँ। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने भी कहा था, क्या कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, कि राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। इसलिए आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान की तो बहुत गंभीरता से और विशेषकर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए, क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ले रहे हैं आज हम। 3 प्रणालियां हैं, तीनों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा। आज हम केवल एक प्रणाली की बात करें, क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम समझिएगा। ये डायग्राम मैंने किस लिए बनाया? इसलिए बनाया है कि भाई आप प्रतिनिधित्व की प्रणाली समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि राजनीतिक प्रतिनिधि कहते ही किसको हैं। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, इसके आधार पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या? कि वास्तविक रूप में जनता जिस व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, या जनता जिस व्यक्ति का निर्वाचन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए करती है, उसे राजनीतिक प्रतिनिधि कहते हैं। और वास्तविक रूप में वह कौन होता है? विधायक या सांसद। पूरी दुनिया के अंतर्गत यदि आप सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे तो जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं उनको विधायक की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। इसके बाद में कहीं सांसद भी कहा जाता है, कहीं सीनेटर भी कहा जाता है, कहीं पीयर भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। जैसे पीयर ब्रिटेन के अंतर्गत संसद का दूसरा सदन है, लॉर्ड सभा के सदस्य को कहा जाता है। सीनेटर संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कांग्रेस व्यवस्थापिका है उसका जो दूसरा सदन है सीनेट के जो सदस्य होते हैं उन्हें सीनेटर कहा जाता है। खैर, इस बात की हम चर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ आप तो यही ध्यान रखेंगे कि जिस व्यक्ति को जनता राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है, या जिस व्यक्ति को जनता राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए चुनती है, निर्वाचित करती है, वह राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है, जैसे विधायक और सांसद। अब अगली बात ये आएगी, क्या ये तो अर्थ तो स्पष्ट हो गया। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधि किसे कहते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में अवश्य देखिएगा। ठीक है भाई। अब मूल बात यह है कि जो ये विधायक हैं, सांसद हैं, मतलब जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं भाई, इनके जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है
वो प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की प्रणाली मैंने आपको बताई हैं, जिनमें से एक प्रणाली ले रहे हैं हम क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो सबसे पहले तो यहाँ ये ध्यान देंगे कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली से आप समझते क्या हैं? भाई मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? वास्तविक रूप में इसका सीधा सा तात्पर्य होता है कि पूरे देश को, या संघात्मक शासन प्रणाली में आप प्रांत या संघ की जो इकाई होती हैं, जैसे भारत में राजस्थान है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो ये संघ की इकाई हैं। तो या तो पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, या फिर जो एक प्रांत होता है उस प्रांत को भी निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। तो जो ये निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र को ही वास्तविक रूप में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। मतलब जितने क्षेत्रों में उसको विभाजित किया जाता है उसके हिसाब से ही, यदि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है तो एक सदस्य वहां से चुन करके आएगा, बहुसदस्यीय है तो फिर वहां एक से अधिक सदस्य चुन करके आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ जब निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित कर दिया जाता है तो निर्वाचन क्षेत्र विभाजित करने के बाद में वास्तविक रूप में वहाँ ये भी देखना होगा कि वहाँ जो ये जो निर्वाचन क्षेत्र है वह एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय है। जैसा कि मैंने पीछे स्पष्ट भी कर दिया, या तो एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा या बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा। ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब मैं क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा ये कैसे। चलिए सबसे पहले देखेंगे आप कि वास्तव में क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती ही क्या है। मैंने बहुत अच्छे से ये अर्थ स्पष्ट कर दिया। यहाँ क्या कि प्रतिनिधियों के, अब देखो प्रतिनिधि कौन है यहाँ? राजनीतिक प्रतिनिधि, विधायक, सांसद ही तो हैं। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जब किसी निश्चित क्षेत्र या सारे देश को निश्चित क्षेत्र का मतलब जैसे मान लीजिए राजस्थान है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो सारे देश को निर्वाचन जिलों में बांटा जाता है तो उसे क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जैसे विधायक है, सांसद है, तो मान लीजिएगा भारत की बात आए तो भारत संघात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो मान लीजिएगा केंद्रीय सरकार की बात आती है तो सांसद हो गए, तो एक संसदीय क्षेत्र होगा। और मान लीजिएगा प्रांतों की बात आती है तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इत्यादि जितने भी हमारे प्रांत हैं उन सब में जो विधानसभा के चुनाव होते तो वहाँ विधायक हो गई, तो ये राजनीतिक प्रतिनिधि हो गई। अब यहाँ क्या होगा, जो ये प्रतिनिधि होते हैं इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जब किसी निश्चित क्षेत्र या सारे देश को निर्वाचन जिलों में बांटा जाता है तो उसे क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहते हैं। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में पूरे देश के अंतर्गत निर्वाचन का जो क्षेत्र होता है उसे विभाजित कर दिया जाता है ना। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जब किसी निश्चित क्षेत्र या सारे देश को निर्वाचन जिलों में बांटा जाता है, जैसे हमारे यहाँ संसद के जो चुनाव होते हैं उसके अंतर्गत मान लीजिएगा जो संसदीय क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है और उस संसदीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं ना हम। इसी तरीके से विधानसभा होता है, विधानसभा के अंतर्गत भी एक प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, तो एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसलिए प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जब किसी निश्चित क्षेत्र या सारे देश को निर्वाचन जिलों में बांटा जाता है तो उससे क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहते हैं। मतलब क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है। अब इसके बाद में एक विद्वान है J.A. कोरी ने निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा है, ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन क्षेत्र कोई एक समुदाय नहीं, ये मैं निर्वाचन क्षेत्र की परिभाषा दे रहा हूँ। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ पर जो ये लिखा है ये तो ये है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली किसे कहते हैं, उसका अर्थ होगा। फिर ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, एक विद्वान है J.A. कोरी क्या करें, निर्वाचन क्षेत्र कोई एक समुदाय नहीं, ध्यान देंगे, निर्वाचन क्षेत्र कोई एक समुदाय नहीं। जैसे मान लीजिएगा आप एक संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं या विधानसभा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा में भी, संसद में भी, लोकसभा में विशेषकर एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र कोई एक समुदाय नहीं है ये, बल्कि एक पट्टी है,
पट्टी है जिसमें मतदाता निवास करते हैं, जिसमें मतदाता निवास करते हैं। मान लीजिएगा भारत में संसद के, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा में फॉर एग्जांपल हम एक क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र लेते हैं, मान लीजिए कुछ जिला कहा जा रहा है, तो एक जिले से एक प्रतिनिधि चुन करके भेजा जा रहा है ना, तो वास्तविक रूप में समुदाय नहीं है, बल्कि ये तो एक पट्टी है जिसमें मतदाता निवास करते हैं। एक निश्चित एरिया होगा और उसमें से एक प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाएगा। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है तो फिर एक से अधिक प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं। ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि एक सदस्य क्या है, बहुसदस्यीय क्या है। अब आगे बढ़े भाई, अब जो ये निर्वाचन क्षेत्र, इसका अर्थ स्पष्ट होगा। इसके बाद में अगली बात समझें, निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। अब हैं, निर्वाचन क्षेत्र जो होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। मैंने नोट भी कर दिया, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब ध्यान दें, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र उसे कहते हैं कि जब पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है, तो उसे एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे भारत में संसद में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा में वास्तविक रूप में एक संसदीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है, वह एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। इसकी व्यवस्था विशेषकर भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के अंतर्गत की गई है, मतलब एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसको कहते हैं? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, परंतु एक क्षेत्र से एक से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं। एक से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं, उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और इटली के अंतर्गत ये व्यवस्था है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ यदि ये दोनों ही भारत में ही देखना चाहें तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वह वास्तविक रूप में एक संसदीय क्षेत्र जो होता है वहाँ से एक ही प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है। लेकिन जब राज्यसभा की हम बात करते हैं तो भाई राज्यसभा को वास्तविक रूप में जब यहाँ एक प्रांत से, जैसे राजस्थान है, एक प्रांत है, एक संघ है, एक इकाई है, तो राजस्थान से कितने प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं? 10 प्रतिनिधि। तो ऐसी स्थिति में पूरा राजस्थान एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है और वहाँ से 10 प्रतिनिधि चुन करके भेजे जाते हैं। तो ये एक सदस्यीय है या बहुसदस्यीय? नहीं, ये बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, क्योंकि पूरा क्षेत्र इसमें राजस्थान बन जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इसके अंतर्गत जो एक संसदीय क्षेत्र होता है वहाँ से एक ही प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है और वह संसदीय क्षेत्र ही वास्तव में एक निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो लोकसभा एक प्रकार से एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो गया और राज्यसभा जब चुनाव होते तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में पूरे प्रांत को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, वो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो गए। तो इसके अंतर्गत ये कोई मतलब निश्चितता नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पर जो देश आपको बताया भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या इधर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इटली की वास्तविक रूप में वहाँ एक ही व्यवस्था होगी। नहीं, एक देश में दोनों व्यवस्थाएं भी पाई जा सकती हैं, जैसा कि भारत का मैंने उदाहरण दिया है आपको, किसका? लोकसभा और राज्यसभा का। यहाँ मैंने डायग्राम भी बना दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो क्लियर हो गया कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, मतलब वास्तविक रूप में निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। क्या? निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। सीधा सा अर्थ बता रहा हूँ, जब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है तो वह एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। जैसे भारत में लोकसभा में और प्रांतों में विधानसभा में। और जब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं तो इसे बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो इसके अंतर्गत राज्यसभा में वास्तव में जो प्रांत होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, संघ की इकाइयाँ होती हैं, उनको, उन प्रांतों को, उन इकाइयों को एक निर्वाचन क्षेत्र जब मान लिया जाता है तो वास्तविक रूप में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है। ठीक है भाई, जब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं ना तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों पार्टों को अलग अलग ले रहे हैं हम। क्या? सबसे पहले लेते हैं हम एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के गुण और दोष, इसी प्रकार से बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण और इसके साथ में दोष। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं व्यापक रूप में बता रहा हूँ। चलिए अब इधर एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में क्या गुण होंगे, मतलब जैसे यहाँ आइएगा आप, ये भारत की व्यवस्थापिका होगी, इसके दो सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा तो एक प्रकार से एक सदस्यीय
क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ एक संसदीय क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है। लेकिन जब राज्यसभा, भारतीय संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा की जब बात आती है तो एक प्रांत को वास्तव में एक निर्वाचन क्षेत्र जब मान लिया जाता है तो एक प्रांत से एक से अधिक सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य लिए जाते हैं ना, तो पूरा राजस्थान एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। 10 सदस्य लिए जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो इसलिए मैंने यहाँ नोट किया एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा। ये मैंने भारत का यह एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। बाकी जो अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं इसको दूसरे उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं, या जिस भी देश के हैं उसके उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। मैं तो इसका भावार्थ बता चुका हूँ। ध्यान दें, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में क्या गुण है। मतलब जैसे भारत की लोकसभा है तो एक संसदीय क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है, एक ही प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है ना। तो इसके क्या गुण हैं, इसी के ऊपर आइए, इसके क्या गुण हैं आप देखिएगा। नंबर 1, यह पद्धति मतलब एक सदस्यीय, यह पद्धति अत्यधिक सरल है, मतदाता सरलता से इसे समझ सकता है। जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो वास्तव में सब मतदाताओं को पता है कि भाई जीत तो एक ही उम्मीदवार की होनी है, एक ही प्रतिनिधि हमें चुन करके भेजना है, सबकी समझ में आ जाता है। दूसरा फायदा गुण क्या है, निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं जिससे निर्वाचन का कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। अब देखो वास्तव में एक सदस्य निर्वाचन जो क्षेत्र होता है ना, इसमें निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं और जिससे क्या होता है निर्वाचन का कार्य आसानी से पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरा क्या है, निर्वाचन खर्च कम होता है। इसमें एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन खर्च भी कम होता है, स्पष्ट है, मैं ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चौथा है, निर्वाचित प्रतिनिधि और निर्वाचकों के मध्य निकट का संपर्क रहता है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र छोटा होता है। ऐसी स्थिति में जो निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे विधायक, सांसद, निर्वाचित प्रतिनिधि और निर्वाचक मतलब मतदाता। तो मतदाता और निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब विधायक और सांसद, आप ऐसे भी कह सकते हैं सांसद और जनता या मतदाता, सांसद और मतदाता ऐसे भी कह सकते हैं। सांसद और मतदाता के मध्य निकट संपर्क रहता है, क्योंकि वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी होकर के जाते हैं उसमें ज़्यादातर मतदाताओं से परिचित हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पांचवा क्या है, प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना जागरूक रहती है। पांचवा क्या है, प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना जागरूक होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र से भाई एक ही तो प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है, तो पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी फिर, क्योंकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर किसी दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता, किसी दूसरे के ऊपर आरोपण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि है। प्रत्येक बात के लिए उसे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं जैसे विधायक, सांसद, जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना होती है, उत्तरदायित्व की भावना जागरूक रहती है। आगे छठा क्या है, अल्पसंख्यकों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व हो सकता है। क्या? अल्पसंख्यकों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व हो सकता है, मतलब एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर किसी न किसी रूप में इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, अलग से इनकी जो है स्थान है उसकी व्यवस्था की जाती है। तो वास्तविक रूप में अल्पसंख्यकों का भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो सकता है। किसमें? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव में ऐसी व्यवस्था की जाती है। अब इसमें कमी क्या है? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में जैसे लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो वास्तविक रूप में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही तो प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है ना। तो इसमें कमी क्या है? कमी क्या होंगी? नंबर 1, यह पद्धति गणितीय दृष्टि से अनुचित है। मतलब जो ये एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति है गणित की दृष्टि से अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में किसी को भी पूर्ण निरपेक्ष बहुमत नहीं मिलता है, बल्कि जिसको सब, मान लीजिएगा 10 उम्मीदवार है और 10 उम्मीदवारों में जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए वो विजयी घोषित हो जाता है, चाहे वह पूरे मतदाताओं का 20% ही मत प्राप्त कर रहा हो और 20% के आधार पर विजयी हो जाता है, जबकि 80% जनता ने उसको मत दिया ही नहीं है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में जो है गणित की दृष्टि से ये अनुचित है, क्योंकि यहाँ निरपेक्ष पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा मत जिसको प्राप्त हुए वह विजय घोषित हो जाता है। दूसरा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है एग्जाम की दृष्टि से, जैरीमैंडरिंग की बुरी प्रथा को जन्म देती है ये। मतलब
एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वास्तविक रूप में एक प्रथा है जेरी मैंडरिंग की बुरी प्रथा को जन्म देती है। क्यों देती है? क्योंकि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में समय समय पर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना भाई, निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, तो इन निर्वाचन क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन अति आवश्यक है। मतलब उनकी सीमाओं का कमी या उसमें वृद्धिकरण की आवश्यकता होती रहती है। मतलब उनकी जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं होती हैं उनमें कमी या वृद्धि होती रहती है। तो इसका वास्तव में दुरुपयोग होता है। कैसे दुरुपयोग होता है कि जब इन परिसीमाओं का या जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना उनका जब परिसीमन किया जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है तो वास्तविक रूप में वहाँ अपने स्वार्थ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की कमी या वृद्धि की जाती है। जिस तरफ ये लगता है कि यहाँ पर हमें मत ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ वो वास्तव में उस क्षेत्र में उसको सम्मिलित कर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जेरीमैंडरिंग की प्रथा कहते हैं। जेरीमैंडरिंग की प्रथा में क्या होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों का अपने स्वार्थ के हिसाब से परिवर्तन किया जाता है, कमी या वृद्धि की जाती है अपने स्वार्थ के हिसाब से। मान लीजिएगा सरकार को ये लग रहा है, जो सत्तारूढ़ दल है जो, उसको लग रहा है कि भी इन निर्वाचन क्षेत्रों के यदि हम कमी या वृद्धि ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसा जब किया जाता है ना तो उसी को जेरीमैंडरिंग की प्रथा कहते हैं। तो वास्तविक रूप में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जेरीमैंडरिंग की बुरी प्रथा को जन्म मिलता है। तीसरा क्या है, मतदाताओं की पसंदगी का क्षेत्र प्राय सीमित होता है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक रूप में जो मतदाता होते हैं ना उनकी पसंदगी का क्षेत्र सीमित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वास्तविक रूप में उस क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए ही उम्मीदवार को मत देते हैं। अगला कमी क्या है, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने की संभावना होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वास्तविक रूप में जो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है उस निर्वाचन क्षेत्र से जिस प्रतिनिधि को चुन करके भेजा जाता है वह प्रतिनिधि वास्तविक रूप में अपने क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक क्षेत्र के हितों को ही ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय हितों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार प्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद में क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व तो करें, परंतु इसी के साथ में अपने आप को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि मान ले, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि माने, जबकि वास्तव में इसमें ऐसे होता नहीं है। इसलिए ये भी कमी है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण और दोष। भाई बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या है, मैंने समझा दिया है क्या, कि जब किसी भी देश के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित कर दिया जाता है, या हम ये कहें कि राजनीतिक प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए जब पूरे देश को कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और इसके बाद में एक क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य या एक से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधि लिए जाते हैं या एक से अधिक स्थान वहाँ होते हैं, तो इसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या गुण होंगे, जैसे हम भारत का उदाहरण दें, राज्यसभा है, राज्यसभा के अंतर्गत मान लीजिएगा जितने भी हमारे भारत के अंतर्गत प्रांत हैं, संघ की इकाई हैं, जिनको कि हम राज्य भी कह देते हैं, तो राजस्थान एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा ऐसी स्थिति में। और राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य लिए जाते हैं, तो जो राजस्थान है ना वास्तव में एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है और 10 सदस्य लिए जा रहे हैं, इसलिए ये बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो गया भाई। अब इसके क्या गुण है और क्या दोष है, इस उदाहरण से समझें आप। इसका पहला गुण क्या है, निर्वाचक मतों को संसद में ठीक ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। यस, निर्वाचक मतों को संसद में ठीक ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। दूसरा, निर्वाचकों के पास पसंदगी का क्षेत्र व्यापक होता है और वे योग्य व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में एक से अधिक सदस्य होते हैं, इसलिए जो व्यक्ति इनको पसंद होता है उसे अपना मत दे देते हैं। अगली बात, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण व्यापक होता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो दृष्टिकोण होता है ना वो व्यापक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक रूप में वो ठीक है राजस्थान से 10 प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद व्यवस्थापिका के सदस्य बन जाते हैं, और व्यवस्थापिका के सदस्य बन जाते हैं तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? राजस्थान का कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन संसद में जाने के बाद में ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें
इस बात का भान होता है, इस बात का ज्ञान होता है, इसलिए इनका जो दृष्टिकोण होता है वह व्यापक होता है। बहुत अच्छी बात है ये। अब इसमें कमी क्या है? पहली कमी है यह पद्धति अनेक दलों के निर्माण में सहायक है। मतलब जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में अनेक दलों का निर्माण होता है। जब अनेक दलों का निर्माण होता है तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और सभी दल एक प्रकार से सत्ता प्राप्ति के लिए खींचतान करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा दोष है इसमें निर्वाचन क्षेत्र बड़े होते हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं बड़े होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जो बड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, विधायक सांसद, जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं और जो निर्वाचक होते हैं, निर्वाचक मतलब मतदाता, अर्थात मतदाता और राजनीतिक प्रतिनिधि, क्या कह रहा हूँ, मतदाता और राजनीतिक प्रतिनिधि और निर्वाचकों के मध्य इस प्रकार के संबंध नहीं होते हैं जिस प्रकार के एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है क्या, निर्वाचित प्रतिनिधि और निर्वाचकों के मध्य निकट संपर्क रहता है, जबकि यहाँ पर निर्वाचकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के मध्य निकट संपर्क नहीं होता है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है भाई। और तीसरा दोष है यह पद्धति जटिल होने से साधारण निर्वाचकों की समझ में से बाहर है। क्या? यह पद्धति कौन सी? बहुसदस्यीय। यह पद्धति जटिल होने से साधारण निर्वाचकों की समझ से बाहर है। मतलब सामान्य मतदाता इस पद्धति को ठीक से समझ नहीं सकता है, इसलिए यह भी इसमें कमी बतलाई जाती है। आपके लिए मैंने एक ये डायग्राम बना दिया, इससे समझेंगे और ये एक डायग्राम होगा। इन दोनों डायग्रामों से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी क्षेत्रीय भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझ गए होंगे। दो प्रणालियाँ शेष हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, क्या, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तीन प्रणालियाँ हैं ना भाई, क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली एक, दूसरी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, तीसरी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो शेष कौन सी रहेगी? व्यावसायिक और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। अगली वीडियो क्लास में हम ये दोनों जो प्रणालियां हैं ये ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे। वो एक अलग बात है, इसके ऊपर चाहे 2 वीडियो बने, 3 वीडियो बने, लेकिन मैं तीनों ही प्रणालियों को बेहतर तरीके से समझाऊँगा। आशा करता हूँ आज आप क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक, 3 नाम हैं, क्या, क्षेत्रीय, भौगोलिक या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।